कल हम बातें कर रहे थे, हम बेसिकली स्टार्ट हमने किया था मोल कॉन्सेप्ट से, लेकिन हमने ये देखा था मोल कॉन्सेप्ट जो है, मोल जो है एक नंबर होता है और जिसका यूज केमिस्ट्री में करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए, है कि नहीं? टू काउंट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल वी यूज मोल, है ना? एटम्स या मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए हम मोल का यूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब ये एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें जानने वाली बातें थी, तो हम थोड़ा सा एटम और मॉलिक्यूल और बेसिक चीजों पे आ गए थे। तो हमने ये पढ़ा था कि एटम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, हमेशा ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस। नोबल गैस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हमने ये भी देखा था। नोबल गैसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, वो स्टेबल होता है। दे आर हाईली स्टेबल, एटम्स आर नॉट स्टेबल, ठीक है? आप लिख सकते हैं दे आर स्टेबल। एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर नॉट स्टेबल, यहां पे लिख सकते हैं एटम्स आर नॉट स्टेबल एक्सेप्ट किसके? नोबल गैस के, है कि नहीं? नोबल गैस को छोड़ दें अगर हम, तो एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस जो सॉरी अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं नोबल गैसेस को छोड़ के। नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं उनकी भी बात हम करेंगे कि क्यों, वाई दे आर स्टेबल, रीजन क्या होता है उनकी स्टेबिलिटी का, हम इनकी भी बातें करेंगे, ठीक है? कुछ आइडिया है आपको नोबल गैसेस स्टेबल क्यों होते हैं? आप लोग कुछ बताएंगे? सर वाई द क्योंकि नोबल उनका, गैसेस आर स्टेबल? सर हाँ, क्योंकि उनकी जो लास्ट शेल होती है वो इलेक्ट्रॉन से मतलब सेटिस्फाइड रहती है, तो इसलिए वो लोग रिएक्शन नहीं करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत बढ़िया। उनका जो लास्ट वैलेंस सेल जिसको कहते हैं, जो अंतिम सेल होता है जिसको हम वैलेंस सेल या फिर अल्टीमेट सेल भी कहते हैं, अल्टीमेट सेल में उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 8 जो है एक कह सकते हैं इट इज जस्ट लाइक अ मैजिक नंबर, कि अगर किसी भी स्पीसीज के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल होता है ना? ऑक्टेट रूल कहते हैं इसको, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है सो दे वुड बी स्टेबल। तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर हाईली स्टेबल, हाईली 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 स्टेबल। इतना ज्यादा स्टेबल होते हैं कि ये रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है? ओके, चलिए, तो ये हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। एटम्स की बात कर रहे थे तो हम एटम के बारे में मैंने ये बताया था कि एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट के अलावा। एक्चुअली जो पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मेनली मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो हमारा चैप्टर कह ही लीजिए कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बातें हो रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है? जिसमें मोल कॉन्सेप्ट भी आता है। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज किया, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही है वो भी, ठीक है? तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं? बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ओके? मैंने आपको ये दो बातें और बताई थी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं या फिर न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ओके?
अमृता, यस सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कल तो आप नहीं थे ना? नो सर। ओके 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 ओके, आज लेट कैसे ज्वाइन हो गए? सर वो लिंक का नहीं पता चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है सब? चलिए ठीक है, हम बेसिक बेसिक बातें ही कर रहे हैं। मेरा नाम शांतनु सोनी है, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और हम पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें हमने मोल से स्टार्ट किया था। हालांकि मोल के अंदर हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में समझ रहे हैं। तो एक आपको क्विक रिविजन करा दूं मैं, एक जल्दी से एक क्विक रिविजन कराते हैं। अच्छा, आप जेई के लिए है या नीट के लिए है बेटा? सर नीट। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हमने बात मोल से की थी। ओके, मैंने कहा था कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, कोई भी यूनिट कुछ भी हो सकती है। अगर इतना होता है तो उसको हम एक मोल कहते हैं। और मैंने ये नंबर लिखा है, बहुत बड़ा नंबर है। और ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर है कि इस नंबर का यूज हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं। इस नंबर का यूज केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, इस नंबर का यूज हम केमिस्ट्री में एटम्स या मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए करते हैं। तो चलिए, थोड़ा एटम, यहाँ पे दो वर्ड आ गए, एटम और मॉलिक्यूल। तो हम थोड़ा सा एटम और मॉलिक्यूल के बारे में समझ रहे थे, थोड़ा उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे थे। ठीक है, सो मैंने आपको ये बताया कि एटम्स जो होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन अकेला नहीं एग्जिस्ट करेगा, कार्बन हमेशा एग्रीगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। या तो वो ग्रेफाइट बना रहा होगा, या तो डायमंड, या तो फुलेरीन्स, या तो कार्बन के नैनो ट्यूब्स भी तो होते हैं, है कि नहीं? तो ये भी आपका, ये कार्बन है बेसिकली। और ये कार्बन जो है अकेला नहीं हो सकता है, कार्बन एग्रीगेट के फॉर्म में होगा। नाइट्रोजन जो होता है मॉलिक्यूलर के फॉर्म में होता है, और वो जनरली N2 के फॉर्म में होता है। दो नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करके नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। ऑब्वियसली आप जानते होंगे, आपके एटमॉस्फेयर में करीब करीब 80% क्या है? नाइट्रोजन है कि नहीं? 20% या 21% कह लीजिए ऑक्सीजन है, और 79% के आसपास नाइट्रोजन है। और बाकी 1% जो है, कह लीजिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, 1% से भी कम, उसमें बाकी अदर गैसेस भी हैं, जिसमें मेनली एक CO2 भी है। तो CO2 गैस होता है, CO2 मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ये खुद दो, एक कार्बन दो ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 गैस बना देते हैं। एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलके NO गैस बना लेते हैं। दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके O2 फॉर्म करते हैं। तीन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके O3 फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक अकेला ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हमेशा दो ऑक्सीजन या तीन ऑक्सीजन आपस में एक साथ कंबाइन करके या तो O3 बना लेते हैं या तो O2 बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाहता हूं, एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमेशा एग्रीगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जब वो एग्रीगेट बनाते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स आर stable, they can exist independently, like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, CO2, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, दे आर स्टेबल। ओके, मैंने आप ये भी बताया था कि नोबल गैसेस जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अनुश्री ने इसका मुझे जवाब भी दिया था कि सर ऐसा क्यों होता है। अनुश्री ने बताया था कि सर नोबल गैस के चूंकि आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, and this is the reason why they can exist independently। फिलहाल आप 8 को एक मैजिक नंबर मान सकते हैं। 8 ही क्यों? आपके सवाल में, क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर 8 ही क्यों, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों ही है? तो इसको फिलहाल हम मैजिक नंबर कहते हैं। लेकिन हालांकि कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे साइंस है। साइंस की बात हम करेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि 8 ही क्यों, ऑक्टेट ही क्यों रूल फॉलो होता है, इसकी बात हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये रही बात एटम्स की, ये नोबल गैसेस की, नोबल गैस स्टेबल क्यों होते हैं उनकी बात हो गई। ओके, और फिर मैंने आपको ये बताया कि एटम्स जो होते हैं
एटम तीन चीजों से मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं हम। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है कि नहीं है। इतना बेसिक कुछ आइडिया तो होगा बेटा, यस सर। बताइएगा अमृता। यस सर। हाँ, तो this is basically about electron, protons and neutrons. Is it clear? हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, अगले चैप्टर में जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने एक बेसिक आइडिया बता दिया एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, यहां से दो चीजें डिफाइन होती हैं, एक तो है एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सो बेसिकली जो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, या न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लीजिए, उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किसने की थी, पता है आपको, किसी को पता है, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर? मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मोजलेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिनकी बात हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करने वाले हैं। एक्सरे का इस्तेमाल किया था उन्होंने, एक्सरे को किसी भी हाई मेल्टिंग पॉइंट सरफेस पे, ऐसा कोई मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा, उस पर हिट कराया था उन्होंने, और फिर वहां से उन्होंने कुछ कुछ देखा था। क्या देखा था वो बात हम आगे करेंगे, लेकिन वहां से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की थी। हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मोजलेज एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी मोजले ने की थी। और बेसिकली इन्होंने बताया कि उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यहां से एक और चीज आती है, दैट इज नोन एज मास नंबर। मास नंबर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, सोडियम है, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर कहूं, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, जो कि 11 है। तो एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को पता है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइएगा जल्दी, बताएगा कोई, बताइए अमृता, अनुश्री, अनुश्री। सर जेड। सर बिल्कुल सही जेड। कहा, बिल्कुल सही कहा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर को, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, ठीक है यहां तक। अच्छा, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, तो हम करते क्या है, मास नंबर को नीचे रखते हैं, एटॉमिक वेट को, या सॉरी एटॉमिक नंबर को नीचे रखते हैं, और मास नंबर को ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है दोनों सेम साइड में भी हो, कोई समस्या ना हो, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कोई कन्वेंशन कि दोनों को अपोजिट साइड में रखना है, या लेफ्ट साइड में रखना है, या राइट साइड में रखना है। हाँ, लेकिन ये कन्वेंशन है कि एटॉमिक वेट, सॉरी मास नंबर को उसके ऊपर रखना है, और एटॉमिक नंबर को नीचे रखना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम कलेक्टिवली कलेक्टिवली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर यहां तक, बताइएगा कोई समस्या किसी को, कोई डाउट? नहीं है, चलिए। आप लोग बोलते कम है भाई, थोड़ा सा बोला कीजिए ऐसे।
ठीक है, थोड़ा सा बोलते रहना है, समझ में आता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूं? आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ गरिमा, यस सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ गुड गुड, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा बोलते भी रहना है, थोड़ा सा बताते भी रहिए, कुछ कुछ बोलते रहिए तो सो दैट मुझे भी अच्छा लगता है आप कुछ बोलते हैं तो, है ना। तो ये रही बात एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in an atom if z is equals to 23 and a is equals to 50। चलिए जरा बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, जरा ट्राई कीजिए। Calculate number of electron, proton and neutron in an atom if z is equals to 23 and a is equals to 50। बताइएगा। Sir, electrons and protons 23 and neutrons are 27. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी तो मैंने बताया आपको कि देखिएगा प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं और वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वही प्रोटॉन्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 23, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 23। न्यूट्रॉन्स तो हम ये जानते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है वो 50 के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है वो 50 के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन आपका है कितना, न्यूट्रॉन नहीं पता है, प्रोटॉन हमें पता है 23, दैट इज इक्वल्स टू 50, यानी कि न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 27। इज इट क्लियर? यहां तक कोई समस्या किसी को? बताइएगा। अभिनाम बोलिए, समझ में आई बात? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके ओके। अखिलेश यस सर। समझ में आया? यस सर। अखिलेश बड़ा आप मतलब ऐसे ऐसे बहुत हल्के में बोलते हैं, ऐसा लगता है बड़े कैजुअल हैं आप, ऐसा क्यों? चलिए ठीक, मतलब आपकी आवाज में मुझे एनर्जी कम लगती है, ऐसा क्यों है अखिलेश बताइए? थक गए क्या? नो सर। अब ठीक ठाक है ना? यस सर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हो गई। अच्छा यहाँ से एक और टर्म आता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, और खासकर ये एक ऐसा टर्म है जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस टर्म से। इस टर्म से एक होता है हमने एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक नंबर की बात की, मास नंबर की बात की, और एक और टर्म होता है विच इज एटॉमिक मास, या फिर कई बार उसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर तो ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, कुछ बताएंगे आप लोग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास? कुछ आइडिया? देखिएगा मैं बताता हूँ, कुछ आइडिया है किसी को? कुछ भी थोड़ा सा बताइए। अनुश्री, गरिमा, कोई डाउट, मतलब कोई आइडिया? व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास? दोनों साउंड एक जैसा करते हैं, एक जैसा लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक है नहीं। तो डिफरेंस क्या है इनमें?
कुछ आइडिया, कुछ आइडिया बेटा? अच्छा एक कॉल आ रहा है बेटा, जस्ट 2 मिनट, एक सर का कॉल आ रहा है, तो थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा, मैं आता हूँ। हाँ बताइएगा, कुछ डिफरेंस पता है मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच में? पहला तो डिफरेंस ये होता है, पहला डिफरेंस, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, एक तरफ मैं मास नंबर लिखूं, मास नंबर, और दूसरी तरफ अगर मैं एटॉमिक मास लिखूं, तो डिफरेंस जो ये है, सबसे पहली बात, इट इज नंबर। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि ये नंबर होता है, ये नंबर नहीं होता है, ये एक्चुअल मास होता है, ये मास होता है। दोनों में डिफरेंस है, मास और नंबर में डिफरेंस है। मास समझते हैं ना, 3 किलो, 4 किलो, 2 किलो, आधा किलो, दैट इज मास। नंबर 1 2 3 4, अंडे लेने जाते हैं तो मास से लेते हैं क्या? अंडे लेने जाते हैं तो मास से तो नहीं लेते हैं ना, अंडे कैसे लेते हैं? नंबर के हिसाब से लेते हैं। अभी अब मार्केट में अगर केले लेने जाएं तो वो नंबर के हिसाब से मिलेगा, दर्जन के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर चावल लेने जाए मार्केट में, तो आप नंबर के हिसाब से तो नहीं लेंगे ना चावल को। चावल को किस हिसाब से लेंगे आप? मास के बेसिस पे। भैया 1 किलो चावल, 10 किलो चावल, 20 किलो चावल दे दो हमको, ऐसे कहते हैं ना। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि ये मास नंबर होता है, ये नंबर होता है, और ये एटॉमिक मास होता है। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये तो बेसिक बेसिक डिफरेंस बात कर रहा हूं, इसकी कोई यूनिट, नंबर की नो यूनिट, इसका यूनिट होता है। मास है तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? ग्राम हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, या फिर अगर एटॉमिक मास की बात की जाए तो एटॉमिक मास के लिए एक जो बहुत ही स्पेसिफिक यूनिट जो यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं AMU। क्या होता है AMU का पूरा पूरा फॉर्म बताइएगा? AMU इसका पूरा नाम क्या होता है? Atomic mass unit. वेरी गुड, इट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास को या तो हम ग्राम में नाप सकते हैं, या तो किलोग्राम में नाप सकते हैं, या फिर AMU में नाप सकते हैं, और जनरली हम इसको AMU में नापते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा शेयर करता हूं, आपको दिखाता हूं। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल, और वहां पे मास नंबर भी लिखा होता है, एटॉमिक मास भी शायद लिखा होता है। तो मैं कोई एक ऐसा पीरियोडिक टेबल लेता हूं जिसमें दोनों बातें लिखी हैं। इसमें हाँ, ये वाला जरा, हाँ सेव मिस कर दें अगर मैं, जस्ट
कि बड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। ये देखिएगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। और इस पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे, एक मिनट, क्लियर नहीं है काफी, है ना, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है। चलिए दूसरा कोई देखते हैं। हाँ, ये वाला दिख रहा है क्या? हाँ, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, जरा देखिएगा, ये वाला स्क्रीन देखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये जो छोटा सा नंबर दिख रहा है ना हाइड्रोजन के जस्ट नीचे वाला, दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है? ये जो है, ये जो होता है, थोड़ा सा बड़ा करूं मैं, अच्छा ये पिक्चर बड़ी नहीं हो रही, ओके कोई इशू नहीं है, सेव इमेज अगर करें तो थोड़ा सा आपको, हाँ इस पे शायद और बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिएगा आप लोग हाइड्रोजन का, अब शायद साफ साफ दिख रहा हो आपको। हाइड्रोजन के लिए दिख रहा है ना 1.008, लिथियम के लिए कितना दिख रहा है 6.94, बेरिलियम के लिए 9.012। ये जो नंबर लिखा होता है ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक मास होता है, और इसकी यूनिट जो होती है ना वो AMU में होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज AMU, AMU के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये जो नंबर जो लिखा है ना आपको, ये AMU में लिखा होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 1.008। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1.008। तो ये किस में होता है AMU में, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या बनता है, तीसरा डिफरेंस, ये एग्जांपल मैंने दिया है, तीसरा डिफरेंस जो बनता है यहां से वो ये होता है कि नंबर जो आएंगे मास नंबर वो हमेशा इंटीजर में होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जरूरी नहीं है इंटीजर हो, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, और जनरली ये फ्रैक्शन में ही होता है। ओके, बात समझ में आई? क्लियर है? Yes. तो तीसरा डिफरेंस मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस ये है कि मास नंबर हमेशा इंटीजर, इंटीजर का मतलब समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इंटीजर कहते हैं। नंबर, एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना हो उसको हम इंटीजर में कहते हैं। फ्रैक्शन मतलब जिसमें, या फ्रैक्शन में कह लीजिए, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं आप, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जो पॉइंट में हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। मास नंबर जो होता है वो हमेशा इंटीजर में होता है, जबकि एटॉमिक मास जो होता है रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का मतलब पॉइंट में भी हो सकता है, इट कैन बी इन डेसिमल आल्सो, इन डेसिमल आल्सो, डेसिमल में भी होते हैं ये। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस, दो तीन तो बता दिया आपने, एक जो डिफरेंस बताया इंटीजर और ये रेशनल नंबर का, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एक और आपको बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात बता दूं आगे बताने से पहले,
कि जनरली जो क्या होता है ना, जनरली मास नंबर जो होता है is approximately equals to atomic mass. मास नंबर जो होता है एटॉमिक मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1.008 एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का ही अगर मैं मास नंबर कहूं तो क्या होगा? 1। उसी के पास वाला इंटीजर, उसी के जस्ट पास वाला इंटीजर, समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल दूं, लिथियम का एग्जाम्पल दे दूं। लिथियम का जो होता है, लिथियम का ये होता है 6.94 एटॉमिक मास। लिथियम का मास नंबर कितना होगा? 6.94 के आसपास वाला नंबर कौन सा है? 7। बोलते नहीं है आप लोग, बताइएगा। 6.94 के आसपास वाला नंबर कौन सा है? 7 है ना? क्यों, क्या हो गया? यस सर। हाँ, है ना? यस सर। तो कहने का मतलब ये है लिथियम का मास नंबर 7 होगा। यहां से और देखते हैं हम, अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम का 44.955, स्कैंडियम का 44.955 मास नंबर क्या होगा स्कैंडियम का? 45। 45। उसी के पास वाला जस्ट नंबर, जस्ट उसी के पास वाला नंबर, ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास और मास नंबर ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। बस डिफरेंस ये होता है, एटॉमिक मास जनरली फ्रैक्शंस में होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं। मास नंबर डेसिमल में हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है, नंबर ऑफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो नंबर अगर है तो एक होगा, या तो एक प्रोटॉन होगा या तो दो प्रोटॉन होगा। क्या प्रोटॉन आधा प्रोटॉन हो सकता है क्या किसी में? नहीं हो सकता। आधा प्रोटॉन कभी नहीं हो सकता है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंस है एक। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक मास और मास नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में होते हैं या डेसिमल्स में होते हैं, जबकि मास नंबर इंटीजर में होते हैं। सो मास नंबर का इंटीजर में होने का रीजन तो आप दे सकते हैं भाई, क्या होगा? मास नंबर इंटीजर में क्यों होंगे? मास नंबर इंटीजर में क्यों होंगे, बताइएगा। मास नंबर इंटीजर में क्यों होंगे? क्योंकि सर नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हम प्लस करते हैं और वो दोनों नंबर हमेशा इंटीजर में रहते हैं। हमेशा इंटीजर में होंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करता है तो प्रोटॉन 5 प्रोटॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो 6 5 11, 11 नंबर आएगा। तो मास नंबर तो नंबर में आएगा, ये तो फिक्स है। इसका रीजन तुम हमें पता है। एटॉमिक मास डेसिमल्स में क्यों होते हैं, इसका जवाब किसी के पास है? कुछ भी आइडिया, थोड़ा सा भी कुछ आइडिया? चलिए मैं बताता हूं इसका रीजन, मैं बताता हूं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, समझिएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बताऊंगा, ठीक है। आगे चल के इसी चैप्टर में आगे चल के दूसरा रीजन भी बताऊंगा, और तीसरा रीजन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आगे चल के वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक रीजन फिलहाल मैं अभी बता सकता हूँ, इसके कई रीजन है, समझिएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा ही जरूर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है। तो पहला इसका रीजन ये है कि एटॉमिक मास जो होता है, मास ऑफ एटम होता है। एटॉमिक मास इज mass of atom in किसमें? AMU में होता है। अब मास ऑफ एटम, जैसे सोडियम के मास की बात करें तो सोडियम में क्या है?
11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो सोडियम का मास किसके बराबर होगा? प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 11 मास ऑफ सोडियम शुड बी इक्वल्स टू 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। होगा कि नहीं होगा? बताइएगा, बताइएगा होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा। चलिए, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये 1.007 के आसपास होता है। ठीक है, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है इतना AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.008 AMU के आसपास होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, ये करीब करीब 1/2000 AMU, बहुत कम होता है, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। तो ये बताइए, एटम का मास एटम का मास जो होगा वो 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर प्रोटॉन का मास डेसिमल में है, न्यूट्रॉन का मास डेसिमल में है, इलेक्ट्रॉन का भी मास डेसिमल में है, तो क्या ये सोडियम का मास कभी भी एक इंटीजर आ सकता है क्या? कहानी समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूं मैं? बताइएगा, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा हूं ना? बोलिएगा हाँ ना, कुछ बोलिए आप लोग। अखिलेश, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने ये बताया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?